द बीक्स ऑफ डार्विन्स फिंचेस, यह एक क्लासिक एग्जाम्पल है इवोल्यूशन का बाय नेचुरल सिलेक्शन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है या एडेप्टिव रेडिएशन क्या है। तो एडेप्टिव रेडिएशन का भी यह डार्विन्स फिंचेस जो है एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जिस डाइवर्सिफिकेशन में या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में या एडेप्टिव रेडिएशन में हमने पढ़ा कि एक कॉमन पॉइंट से चलकर ऑर्गेनिजम्स कैसे डिफरेंट एनवायरमेंट में डिफरेंट एडाप्टेशंस अडॉप्ट करते हैं, कैसे ऑर्गेनिजम्स का डाइवर्सिफिकेशन होता है और डिफरेंट एनवायरमेंट में डिफरेंट एडेप्टेशंस के हिसाब से कैसे एक स्पीसीज या ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो है वो स्प्लिट होती है दूसरी स्पीसीज में। तो स्पीसीज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो डार्विन्स की जो फिंचेस थी, फिंचेस क्या है, एक स्मॉल बर्ड है जिसमें बीक जो है बहुत स्ट्रांग होती है। गैलापागोस जो है वो ओशनिक आइलैंड्स हैं और ये आइलैंड्स जो हैं ओशनिक वॉल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा बने थे। ये गैलापागोस जो है पैसिफिक ओशन में है और इसकी डिस्टेंस जो है इक्वाडोर से नियरली 1200 किलोमीटर्स इक्वेटर पर है वेस्ट में। तो ये पैसिफिक ओशन में है। जो इक्वाडोर मेनलैंड है उस पर फिंच की मात्र एक ही स्पीसीज पाई जाती है जिसको ग्राउंड फिंच कहा जाता है। और यहाँ पर मेनलैंड पर एक स्पीसीज, इसका किसी तरह से डाइवर्जन हुआ, डाइवर्सिफिकेशन हुआ और ये डिस्पर्सल होके गई आइलैंड्स पर, गैलापागोस। और गैलापागोस आइलैंड पर ये जब अपने को रहने लगे तो इनकी पॉपुलेशन, वहां पर कोई दूसरे एनिमल्स नहीं थे, तो इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज की। और पॉपुलेशन इंक्रीज करने के कारण जो वैकेंट हैबिटेट थे या निसेज थे उस पर इन्होंने अपना माइग्रेशन किया, इन्वेंट किया। तो डिफरेंट आइलैंड्स जो थे वो तो एक दूसरे से सी के द्वारा आइसोलेटेड थे और आइसोलेशन के अलावा उनके एल्टीट्यूड्स अलग थे, वहां पर फूड्स जो अवेलेबल थे वो डिफरेंट थे, वहां पर प्लांट्स जो थे वो डिफरेंट थे। तो एक आइलैंड पर पाए जाने वाली फिंच दूसरे आइलैंड पर पाए जाने वाली फिंच से भिन्न थी, डिफरेंट थी, क्योंकि उनके बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी था अलग अलग, क्योंकि जो ओशन है वो आइलैंड्स के बीच में था। तो ये ग्रुप था आइलैंड्स का जिनको कहा गया गैलापागोस। तो गैलापागोस में कुल टोटल मिला के 16 आइलैंड्स थे और जब डार्विन ने वहां पर विजिट किया उन आइलैंड्स को तो वो बहुत अचंभित हुए वहां पर डाइवर्सिटी देख के इन फिंचेस की। और इन फिंचेस को वो 31 स्पीसीज कलेक्ट करके लाए थे। चूंकि ये ऑर्निथोलॉजिस्ट नहीं थे, ये बर्ड के जानकार नहीं थे, तो उनको उन्होंने आइडेंटिफाई कराया और ये पाया कि कुल इसमें इन टोटल 14 स्पीसीज हैं और ये 14 स्पीसीज में 4 टाइप्स के वीक्स पाए जा रहे हैं। और ये जो 4 टाइप्स के वीक्स हैं, वीक मतलब इसकी जो चोंच होती है वो फूड गैदरिंग के ऊपर डिफरेंशिएटेड है। तो जो पहली टाइप की बीक थी, जो पावरफुल बीक थी और वो क्रशिंग करती थी सीड की, जो कि इक्वाडोर मेनलैंड पर भी पाई जा रही थी, इनको कहा गया ये ग्राउंड फिंचेस हैं, ये क्रश करते थे सीड को। जो दूसरी तरह की बिल थी या बीक थी वो स्मॉलर थी और नैरोवर थी, छोटी थी और नैरो थी। ये इंसेक्ट्स को कैच करने में हेल्प करता था, उसके लिए एडाप्टेड था और इनको कहा गया ये वॉबलर फिंच है। वॉबलर एक कलर फिंच है जो कि सॉन्ग बर्ड है। ये गौरैया की तरह से छोटी छोटी बर्ड्स हैं। जो तीसरे तरह की बीक थी वो शार्प बीक थी, बहुत शार्प थी और ये कैक्टस को, फ्रूट्स और उनके बर्ड्स को ईट करती थी। इन्हीं कैटेगरी में वैम्पायर्स भी आते हैं। वैम्पायर्स ऐसी बर्ड हैं जो सी बर्ड के ऊपर ये बैठ के अपने शार्प बीक से उनके स्किन में पिन करती हैं और वहां से ये ब्लड को सक करती हैं। तो ब्लड को ये ड्रिंक करती हैं दूसरी बर्ड के ऊपर बैठ के। और जो फोर्थ टाइप की बीक थी या फिंच थी वो टूल यूजर्स थे। टूल यूजर्स आप बहुत पॉपुलर एग्जांपल वुडपेकर फिंच देखते हैं, इसकी जो बीक है वो चिजल शेप्ड है। चिजल के मतलब होता है छीनी, और छीनी से हम चीजों को तराशते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, शेप देते हैं। तो ये फिंचेस जो थी जिनके पास चिजल शेप बिल्स थी वो कैक्टस की स्पाइन और लीफ के स्टाफ को ट्रिम करती थी और ट्रिम करने के बाद एक छोटा सा पीस बनाती थी जिससे वो जो डेड वुड थी, जो बार्क होती थी और उनमें जो गैप्स होते थे या क्रेवाइसेस होते थे उनको प्रोब करके उनके द्वारा वो इंसेक्ट के जो ग्रब्स थे उनको निकालती थी। ग्रब्स क्या हुआ, जो अंडे से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं उनको ग्रब्स कहते हैं। तो इस तरह से वो उनको खाती थी। तो ये 4 तरह की 4 टाइप्स की बीक्स इनकी थी। अब हमें ये देखना है कि ये जो फिंचेस का डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, ये जो डिफरेंट स्पीसीज जो है फिंच की डेवलप हुई, एक मेनलैंड इक्वाडोर पर पाए जाने वाली फिंच के बाद इतनी जो स्पीसीज जो डेवलप हुई वो कैसे हुई। तो जो डिफरेंसेस है बीक्स शेप और साइज में, उसका इवोल्यूशन हुआ और वो इवॉल्व करके स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज बनी और वो एडेप्टेड थी डिफरेंट फूड को यूज करने के लिए। तो इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये डार्विन्स की थ्योरी थी, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कुछ चीजों को रिक्वायर करता है। इसको प्रीवियस क्लास में आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि सबसे पहले क्या था कि वेरिएशंस होगा पॉपुलेशन में, इंडिविजुअल्स में वेरिएशंस एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात क्या होगी, ये जो वेरिएशन होंगे वो डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे इंडिविजुअल्स में और वो उसके रिप्रोडक्टिव सक्सेस को कॉज करेगा। जो अच्छे वेरिएशन होंगे, जो अच्छे टूल होंगे या
जो अच्छे तरह से फिनोटिपिकली डेवलप्ड होंगे वेरिएशन, वो रिप्रोडक्टिवली सक्सेसफुल होंगे, और जब रिप्रोडक्टिवली सक्सेसफुल होंगे तो वो अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे, और ऐसे वेरिएशंस जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस को काज करेंगे वो जेनेटिकली ट्रांसमिसिबल होंगे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसमिट होंगे, और इस तरह से जनरेशन दर जनरेशन करते करते सेवरल जनरेशन के बाद वो एक तरह से स्पीसीज को ओरिजिनेट करेंगे। और ये इवोल्यूशन को बताता है कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन जो है इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। इस क्रम में इसको कैसे प्रूव किया जाए मॉडर्न साइंस से, कुछ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जिसके मुख्य नाम है पीटर और रोजमेरी ग्रांट, ये दोनों प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के थे, और इनके स्टूडेंट्स ने 1973 में इस वर्क को देखना चाहा कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे फंक्शन करता है, और इन्होंने 1973 में स्टार्ट करके करीब 30 इयर्स से अधिक समय लग गया ये देखने में कि कैसे नए कैरेक्टर्स या नए डेवलपमेंट या नए वेरिएशंस कैसे इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को। तो इनका जो वर्क था वो मीडियन ग्राउंड फिंच के ऊपर था, और वो मीडियन ग्राउंड फिंच को जियास्पिजा फोर्टिस कहते हैं, ये जीनस है और ये स्पीसीज है, और ये डॉफने जो कि गैलापागोस के सेंटर में पाया जाने वाला एक आइलैंड है उस पर ये पाए जाते हैं। और जब वेट सीजन में, मतलब जब बारिश होती है, जब रेन होती है ज्यादा, तब वेट सीजन में ये बहुत अच्छे ढंग से फ्लरिश करते हैं। इस जी फोर्टिस में इनके भी बीक में थोड़ा सा वेरिएशन पाए गए होंगे, हर पॉपुलेशन में वेरिएशन होता है। तो नॉर्मली जो इन फिंचेस की जो बीक थी वो फीड करती थी स्मॉल सीड्स के ऊपर, और ऐसे स्मॉल सीड्स जो कि टेंडर होते थे, नाजुक होते थे, और ये कब प्रोड्यूस होते थे, जब बहुत अच्छी रेन होती थी, और रेन होती थी तो वहां पर प्लांटेशन बहुत अच्छा होता था, प्लांट्स बहुत अच्छा ग्रो करते थे, और वो प्लांट्स जो हैं प्लेंटी ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करते थे स्मॉल साइजेस के सीड के साथ साथ कुछ बिग साइजेस के भी सीड्स हो जाते थे। तो ये जो जी फोर्टिस थी ये स्मॉल और टेंडर सीड्स को प्रीफर करती थी खाने में। तो ये देखा गया कि जब ड्रॉट का समय आ गया, जब कभी बारिश कम हुई, रेन कम हुई, तो ऐसी बर्ड्स इस जी फोर्टिस की जिनके पास बीक में डेप्थ थी, जिनकी बीक थोड़ी लंबी थी और जो मोर पावरफुल थी, ऐसे बीक वाली बर्ड्स जो हैं वो सर्वाइव की, बेटर सर्वाइव की, और एवरेज बीक साइज वो नेक्स्ट जनरेशन में प्रेडिक्ट की गई कि ये सर्वाइव करें तो नेक्स्ट जनरेशन में भी इसी तरह की एवरेज साइज की बीक आएंगी जो थोड़ा सा बड़े सीड्स को खाने में हेल्पफुल होंगी। जब नेक्स्ट जनरेशन में अच्छी रेन आई, नॉर्मल रेन हुई, तब ये देखा गया कि जब अच्छी रेन हुई तो प्लांटेशन खूब अच्छा ग्रो किया, और एवरेज बीक डेप्थ जो पॉपुलेशन की थी वो डिक्रीज कर गई नॉर्मल स्मॉल बीक साइज को, ये जो एवरेज बीक साइज थी वो रिड्यूस हो गई अपने नंबर में। तो इन वर्कर्स ने क्वांटिफिकेशन किया और उनको बहुत अच्छे ढंग से स्टडी किया कि बीक की साइज कैसे सीड के शेप पर या बारिश के होने से या बारिश के न होने से, छोटे सीड से और बड़े सीड से कैसे प्रभावित होती है। तो इस चीज की स्टडी में इन वर्कर्स ने बीक की साइज जो पेरेंट की होती थी और जो ऑफ स्प्रिंग की बीक की साइज थी उसको सेवरल ईयर्स जो हैं उन्होंने एग्जामिन किया, और इन लोगों ने पाया कि जो पेरेंट की बीक साइज है या बिल की साइज है, ऑफ स्प्रिंग की बिल की साइज भी उससे मेल खाती है, और वो इस बात पर नहीं डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, इन्वायरमेंट की कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन बीक की साइज पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में इनहेरिट हो रही है। तो ये जो एवरेज बीक साइज या थोड़ी सी लंबे बीक साइज या डेप्थ वाली बीक साइज थी, ये हेरिटेबल कैरेक्टर्स थे, ये फिनोटाइप्स जो थे वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसमिट हो रहे थे इनहेरिटेंस के द्वारा। जब डार्विन ने अपनी थ्योरी दिया था तो डार्विन को यह नहीं पता था ये जो वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं उनके प्रोड्यूस होने के कारण क्या हैं। वो बस यही जानते थे कि वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, और जो सुटेबल वेरिएशंस होते हैं, जो एनवायरमेंट में फिट होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को फिर जाते हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से जो क्लोज एग्जामिनेशन हुआ उससे ये देखा गया कि नहीं, ये जो बीक की साइज में डिफरेंसेस हैं, जो वेरिएशंस हैं बीक की साइज में, वो जेनेटिक डिफरेंसेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब उस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स में वेरिएशंस पाए जा रहे हैं बीक साइज में, और ये जीनस है और ये स्पीसीज है। तो जियोस्पिजा जो जीनस है और जो उसकी स्पीसीज फोर्टिस है उसमें काफी तो स्मॉल सीड को खाने वाले बीक थे जिनकी डेप्थ थोड़ी कम थी, और जो बचे खुचे बड़े सीड रह जाते थे उनको ऐसी बर्ड्स खाती थी जिनके बीक में थोड़ी डेप्थ जाते थे, जो बड़ी थी वो बड़े सीड्स को क्रैक करके सीड्स को खाते थे। तो इससे ये साइंटिस्ट को जो डाउट था ये जो इवोल्यूशन हो रहा है स्पीसीज का, ये नेचुरल सिलेक्शन के कारण हो रहा है, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन में ये 3 काज का होना जरूरी था, या ये साइज ऑफ द सीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मतलब ये निकला इस ऑब्जर्वेशन से कि नहीं, जो साइज ऑफ सीड है या जो इन्वायरमेंट के कारण हो रहा है, कम बारिश हो रही है या अधिक बारिश हो रही है, छोटे सीड्स ज्यादा हो रहे हैं या बड़े सीड कुछ हो रहे हैं, इसके ऊपर बीक के साइज की जो डेप्थ है, बीक की जो साइज है वो डिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंड करती है जेनेटिक वेरिएशन पर। और यही से जो डार्विन्स फिंचेस हैं और में जो बीक का वेरिएशन है, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इवोल्यूशन का बाय नेचुरल सिलेक्शन।